हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस। इसके पहले इस कंपनी के ऊपर हमने काफी डीप डाइव एनालिसिस भी किया है। इस पे काफी पहले भी वीडियोस हम बना रखे हैं। तो हमारा जो कंप्लीट वीडियो है इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसका मैं लिंक अपने आई बटन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी क्या करती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट है, वो आप डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको ये बता सकें कि अभी जो रिजल्ट आया है क्वार्टर 3 का, उसका अपडेट दे सके कि रिजल्ट कैसा आया है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है और मैनेजमेंट क्या बोल रही है इस रिजल्ट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आया है इस कंपनी का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। मार्केट कैप कंपनी का जो है आज के डेट में 1770 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ये मार्केट कैप बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी प्राइस में काफी करेक्शन आया है। ये एक समय हाई 516 रुपया गया था, तो वहां से गिर के 220 पे आज है, वो भी 8% बढ़ने के बाद। अभी रिसेंटली रिजल्ट जो खराब आया तो वहां पर फॉल आया, तो ये नीचे 179 तक नीचे गया था। फिर लास्ट 2 दिन में इसमें थोड़ा सा रिकवरी देखने मिला है। अभी कंपनी का शेयर प्राइस जो है 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आज भी अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.3%, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। फेस वैल्यू जो है शेयर का 2 रुपया है। प्राइस टू अर्निंग्स जैसा मैंने बताया 18 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। 500 करोड़ का सेल्स है लास्ट 12 महीना में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 29.8% है, जो कि एक समय 40% का हुआ करता था। तो काफी ऑपरेटिंग मार्जिन इनका गिर गया। कंपनी में ऐसे खास डेट नहीं है। कंपनी इज नॉर्मली अ डेट फ्री, मतलब इट इज बेसिकली अ डेट फ्री कंपनी। डेट टू इक्विटी 0.06 ओनली। तो इन सब पैरामीटर्स में कंपनी में कोई खास नंबर्स वाइज या फंडामेंटल वाइज ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता है। पर क्वेश्चन आता है, फिर प्रॉब्लम है कहाँ? 516 रुपए से गिरते गिरते आज अगर 220 पे आ गया, तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम विद द कंपनी। तो पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। सुप्रिया लाइफ साइंस इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज। तो एपीआई क्या होता है? जैसा हम सब जानते हैं कि फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, उसको एपीआई बोलते हैं। तो एपीआई का टोटल डिमांड किस चीज पे डिपेंड करता है? ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि ये एपीआई जिस फॉर्मुलेशन में जरूरत है, वो फॉर्मुलेशन का डिमांड है कि नहीं। इन शॉर्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनके कस्टमर होते हैं मेनली। और वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अगर डिमांड नहीं आएगा, उनके लिए अगर डिमांड में स्लो डाउन आएगा, तो इनडायरेक्टली इनके लिए भी डिमांड में स्लो डाउन आएगा, बिकॉज एपीआई इज बेसिकली अ रॉ मटेरियल। So as on 31st March 2021, the company produces 38 APIs focused on diverse therapeutic segments like antihistamine, analgesic, anesthetic, vitamin, anti-asthmatic and anti-allergic। तो ये अलग अलग थेरापेटी से थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में इनके एपीआई काम आते हैं। इनका जो ऑफरिंग्स है ये नीश है। नीश का मतलब क्या हुआ? नीश का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे मार्केट में काम करते हैं जहां पर बड़े प्लेयर्स लोग नहीं हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूल्स है या इनके जो एपीआईज है, वो ऐसे मार्केट में जिसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। ठीक है, बट पॉजिटिव साइन क्या है? जब आप नीश केमिस्ट्री में काम करते हैं, तो नीश केमिस्ट्री में काम करने का पॉजिटिव साइन ये होता है, या फिर आपको एडवांटेज ये होता है कि कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आपके पास नहीं होता है। तो आपके पास एक प्राइसिंग पावर आ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स लोग ऐसे छोटे छोटे एपीआईज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, जहां पर मार्केट साइज इज वेरी स्मॉल। तो आप वहां पर एक लीडिंग प्लेयर बन के उभरते हैं। आप मार्केट, छोटा ही मार्केट है, बट आप उसमें मार्केट कैप्चर कर पाते हैं और अपना प्राइसिंग पावर थोड़ा सा ले पाते हैं। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अ नीश केमिस्ट्री। तो ये लोग भी ऐसे ही नीश प्रोडक्ट में है, जहां पर 38 एपीआईज इनके पास है पूरे इनके पोर्टफोलियो या बास्केट में। इट ऑफर्स अ प्रोडक्ट मिक्स ऑफ वेरियस थेरापेटिक सेगमेंट्स लाइक एंटीहिस्टामाइन, जैसा मैंने बताया, एंटी एनर्जिक, विटामिन्स, एनेस्थेटिक, अस्थमेटिक एंड ऑल। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारा पुराना वीडियो जिसमें हमने डीप डाइव एनालिसिस किया है वो जरूर देखिएगा। इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स का अगर बात करूं तो एक्सपोर्ट से इनका करीब करीब 76% ऑफ रेवेन्यू आता था FY22 में। आज का करंट अपडेट हम लोग को देखना पड़ेगा क्या है। ज्योग्राफिकल मिक्स, एशिया से 51%, यूरोप से 30%, लैटिन अमेरिका 12,
नॉर्थ अमेरिका 3 एंड अदर्स 4। तो ये कब का डेटा है? FY22 का। और हम लोग ऑलमोस्ट अब पहुंच चुके हैं FY23 में। तो एक साल में क्या चेंजेस हुआ, ये हमें समझना जरूरी होगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया, बेसिक आइडिया मिल गया कि ये कंपनी है किस बारे में। बहुत लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब चलते हैं और देखते हैं इनका जो रिजल्ट्स आया। आप चार्ट देखोगे तो एकदम डिसअपॉइंटिंग चार्ट है, एकदम कंटिन्यूअस फॉल है। यहाँ पर जो लास्ट इनका अप्रैल में 500 रुपये ऊपर टच किया था, उसके बाद देर इज अ कंटिन्यूअस फॉल, एकदम डाउन ट्रेंड में ही कंपनी जाते जा रही। कंपनी के अगर प्रॉस एंड कॉन्स देखे तो कॉन्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के API को है, वो प्रॉब्लम इनको भी फेस करना पड़ रहा है। अभी क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखें तो इनका रेवेन्यू जो है वो सितंबर में 112 करोड़ था, मार्च में 180 करोड़ तक चला गया था। तो ऐसा नहीं है कि इनका रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फॉल आया। अगर हम देखें तो इनका दिसंबर वाइज अगर देखें तो 117 से 105 हुआ है। तो रेवेन्यू में फॉल है, बट बहुत ड्रास्टिक फॉल ऐसा नहीं है। मार्च में क्या है, मार्च में 132 करोड़ था, उससे बढ़ के 180 करोड़ आया था। उसके बाद जून में 76 करोड़ से बढ़ के 101 करोड़ हुआ। यानी रेवेन्यू क्वार्टर, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा ऐसा है कि सेकंड क्वार्टर में और मतलब थर्ड क्वार्टर में इस तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ता है। आप देखोगे सितंबर का इनका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, फिर इनके मार्च के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो मार्च और सितंबर का क्वार्टर में इनके कुछ क्लाइंट्स है जहां से ऑर्डर ज्यादा आता है, इस सीजन का भी इम्पैक्ट होता है। तो ये ऐसे इनका क्वार्टरली है, थोड़ा सा बिजनेस को समझें। तो मार्च में रेवेन्यू बढ़ता है, सितंबर में रेवेन्यू बढ़ता है। तो यहाँ पर सितंबर में काफी फॉल हो गया था, 150 करोड़ से गिर के एकदम 112 करोड़ हो गया। ठीक है। मार्च में बढ़ा था, 132 करोड़ से 181 करोड़ हुआ था। बट दिसंबर में अगेन देर इज अ फॉल, 117 से 105। बट मेजर फॉल जो जहां आ रहा है, जिसके वजह से इतना शेयर प्राइस में करेक्शन देखने मिला है, वो ये सेल्स का टॉप लाइन नहीं है, वो ये मार्जिन फ्रंट है। जहां पर आप देखिए, इनका मार्च में मार्जिन 50% रहता है, सितंबर में मार्जिन 53% रहता है। जो यहाँ पर मार्च में गिर के 41 हो गया था, सितंबर में एकदम 53 से गिर के 25 हो गया। दिसंबर का मार्जिन 33% था, जो कि गिर के एकदम से 13% हो गया। तो ये मार्जिन्स में जो फॉल आ रहा है, दैट इज द मेजर रीजन कि क्यों स्टॉक प्राइस में इतना करेक्शन है, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें काफी गिरावट आया। ना ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आने के पीछे का कारण समझिए। कहाँ इनका मटेरियल कॉस्ट 22% 30% हुआ करता था, वो मटेरियल कॉस्ट जो है ये बढ़ के 48% हो गया, 42% हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट 6% 7% हुआ करता था, वो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ के आज 13-14% हो गया। तो ये कारण है कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल हो रहा है। अब एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने का तो लॉजिक समझ में आता है कि इन्होंने कुछ नए प्लांट्स चालू किए हैं, कुछ नए साइंटिस्ट हायर किए हैं, लेबोरेटरी टीम बैठाई है जहां पर नए मॉलिक्यूल्स पर रिसर्च चल रहा है। तो वो जो नया प्लांट जो चालू होता है या नया ब्लॉक चालू हुआ है, उसमें खर्चा तो चालू हो गया बिकॉज ऑफ हायरिंग, बट वहां से अभी रेवेन्यू आना चालू नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है। बट जो मटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ गया और जो ये लोग पास ऑन नहीं कर पाए, मटेरियल कॉस्ट बढ़ के अगर आपका मार्जिन गिर रहा है, इसका मतलब आपके पास पास ऑन करने का ताकत नहीं है, आपके पास प्राइसिंग पावर थोड़ा सा घट रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ा तो आप पास ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, आपके कस्टमर आपसे क्यों नहीं ले रहे हैं हायर प्राइस पे जब आपका दाम बेसी है। तो यानी आपके पास उतना ज्यादा भी प्राइसिंग पावर नहीं रहा जितना शायद पहले हुआ करता था। तो दैट इज वन मेजर इशू। तो यही रिजल्ट जो है इस वजह से खराब आया है। इसीलिए आप देखिए, जहां पर अर्निंग पर शेयर 8 रुपए तक चला गया था, फिर 5 5.5, वो आज गिर के एकदम 1 रुपए पे आ गया। और यही कारण है कि इस रिजल्ट के बाद देर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन द शेयर प्राइस। अब देखते हैं इस रिजल्ट को लेके मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है ये समझना जरूरी है हम लोगों को। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है? द ग्लोबल इकोनॉमी फेस चैलेंजेस दिस क्वार्टर एंड आवर इंडस्ट्री वाज अफेक्टेड एज वेल। तो हमारा इंडस्ट्री भी इससे अफेक्ट हुआ है। लॉकडाउन इन मेजर चाइनीज सिटीज एंड डिक्रीज्ड डिमांड फॉर की प्रोडक्ट्स लेड टू लोअर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेजर इनको इम्पैक्ट कहां पर आया है, इस वजह से कि चाइनीज सिटी यानी चाइना से इनका बहुत बड़ा सेल आता है। तो वहां पर दिक्कत इनको फेस करना पड़ रहा है कि चाइना से डिमांड नहीं आया, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन शायद चाइना में खुला ही है दिसंबर एंड के आसपास,
तो मे बी वहां पर लॉकडाउन की वजह से डिमांड नहीं आया होगा। और उसके अलावा भी डिक्रीज डिमांड फॉर की प्रोडक्ट्स में डिमांड में फॉल आया है, इसके वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी घटा है। To counter these impacts, we are expanding our regulatory market presence, optimizing manufacturing capacity, and diversifying our product offering. तो मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी मार्केट में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने का, एक्सपेंडिंग आवर रेगुलेटरी मार्केट, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, ऑप्टिमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि और भी ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके और उसको बेटर यूटिलाइज कर सके। एंड डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की, सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहे, अपना प्रोडक्ट के बास्केट को ये लोग बढ़ा रहे हैं। अभी 38 एपीआईज है, इसको ये लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्शंस विच द मैनेजमेंट इज टेकिंग। आवर मेन प्रोडक्ट एंड मेन मार्केट इन चाइना हैव बीन अफेक्टेड। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जहाँ से बहुत अच्छा मार्जिन आता है और रेवेन्यू आता है, वो चाइना में बिकता है, और वो मार्केट इन चाइना जो है हैव बीन अफेक्टेड इन रिसेंट क्वार्टर्स। ठीक है, बट वी आर सीइंग ग्रोथ इन अदर मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। पर बाकी जो दूसरे मार्केट है और प्रोडक्ट्स है, उसमें इनको धीरे धीरे ग्रोथ मिल रहा है। पर ये ग्रोथ जो दूसरे मार्केट में है या दूसरे प्रोडक्ट में, वो धीरे धीरे ही आएगा, एक बार में तो नहीं आएगा। तो जो प्रोडक्ट आपका एकदम सुपर हिट प्रोडक्ट है, सुपर हिट मार्जिन्स कमा के देता है, वो एकदम से अगर डाउन हो गया, तो उसको एक दिन या एक क्वार्टर में कोई दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता। इट विल टेक टाइम। But we are seeing growth in other market and product. Moreover, we are close to finalizing two CMO opportunity. तो दो CMO opportunity बोल रहे हैं हम लोग, close to finalizing है। बट अगर मैं सही हूं तो ये लास्ट 2-3 क्वार्टर से यही बात बोल रहे हैं कि वी आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग। बट 3 क्वार्टर हो गया, अभी तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। तो वी शुड टेक दिस इंफॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी शायद यही लाइन रिपीट ना हो, है ना, कि कब तक फाइनलाइज होगा अभी कुछ बोल नहीं सकते। इंक्वायरीज दैट वी एक्सपेक्ट विल बूस्ट आवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम Q3 FY 24। तो इनका बोलना है कि ये जो सीएमओ में जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो इंक्वायरी आ रहा है, वहां से रेवेन्यू इनका Q3 FY 24 में बूस्ट होगा। वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग फ्रेश प्रोडक्ट्स इन आवर R&D पाइपलाइन टू ब्रॉडन आवर पोर्टफोलियो। तो these are the steps which management is taking to improve their financial conditions। और होपफुली अगर चाइना का मार्केट जैसे अब खुल गया है और अगर वहां से डिमांड आता है, जो कि जनरली सितंबर क्वार्टर में आता है, और सॉरी मार्च क्वार्टर में आता है और दिसंबर क्वार्टर में आता है, सॉरी सितंबर क्वार्टर में आता है, तो वो देखना रहेगा कि अभी जो Q4 में हम लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, वी आर ऑलरेडी इन फेब। तो एक्सपेक्टेड है कि शायद मार्च में चाइना ओपन भी हो चुका है, वहां से अगर डिमांड आ रहा होगा, तो मार्च का रिजल्ट थोड़ा सा इनका बेटर हो सकता है। और बाकी प्रोडक्ट्स जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं, जिस पे सीएमओ में अपॉर्चुनिटी बन रहा है, वो उसका हम लोग अभी कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट हम लोग रिजल्ट्स पे नहीं देख सकते। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। ऑल इन ऑल दिस वाज ऑल अबाउट अपडेट। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही लेने का ना बेचने का। मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज ओनली टू एजुकेट यू। काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि अपडेट दे दूं कि कंपनी कर क्या रही है। और बाकी अगर आपको कोई भी कॉल लेना है खरीदने का बेचने का, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कशन करें और फिर ही डिसीजन लें। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको थोड़ा सा जानकारी देना है कंपनी के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में अपडेट देना है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।